हेलो एवरीवन, नमस्ते ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पोएम थर्ड, रेन ऑन द रूफ। इट इज़ रिटन बाय कोट्स किन्नी। कोट्स किन्नी एक जर्नलिस्ट भी हैं, कोट किन्नी एक पॉलिटिशियन भी हैं और कोट्स किन्नी यूएसए से बिलोंग करते हैं। तो ये अपने उन दिनों को याद करते हैं जब ये हॉस्टल लाइफ में रहते थे। हॉस्टल के अंदर जब ये थे तो इन्होंने किस प्रकार से उस समय जो सिचुएशन थी उसको यहाँ पर इंडिकेट किया है, उस सिचुएशन को दर्शाया गया है। टाइटल से ही पता चल रहा है हमारे को, रेन ऑन दी रूफ, यानी कि छत के ऊपर बरसात का गिरना। जब बरसात होती है तो किस प्रकार से पोइट ने उस सिचुएशन को इस पोएम के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है और उन्होंने उस सिचुएशन से क्या समझा और उनको कैसा महसूस हुआ इस पोएम में दर्शाया गया है। इस पोएम में कल्पनाएं की गई है, इस पोएम में दर्शाया गया है कि वो जो माहौल होता है, वो जो एटमॉस्फेयर होता है, वो पोइट को कितना खुशनुमा कर देता है, पोइट को कितना अच्छा लगता है जब बरसात होती है और बरसात की जो बूंदे हैं वो छत के ऊपर गिरती हैं। छत से जब साउंड आती है उन बूंदों के गिरने की, तो पोइट को अंदरूनी जो मन है, आंतरिक जो मन है, उसको भाव विभोर कर देती हैं, उसके मन को छूती हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ हम देखते हैं जो पोइट है, जब इस प्रकार का माहौल उसको मिलता है तो वो कितना खुश होता है। तो अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटना को यहाँ पर पोइट उजागर करता है। तो इस पोएम में आइए हम सबसे पहले लाइन वाइज इसकी समरी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद लिटरेरी डिवोइस देखेंगे और इसके एंड में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, when the humid shadows hover over all the starry sapphires and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो देखिए, वहन दी हुमिड, हुमिड होता है डंप, गीला, जिसके अंदर नमी होती है, और होवर, फ्लोटिंग दी एयर, यानी कि ओवर ऑल दी स्टेरी सेफर्स, सेफर्स होता है स्काई, हेवंस, एंड दी मेलनचोली, मेलनचोली होता है सैडनेस, ग्रीफ, सोरो, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। डार्कनेस, इसको हम ऑलरेडी जानते हैं, डार्कनेस गहराई का, गहनता का, अंधकार का प्रतीक होता है। सिचुएशन को इंडिकेट करता है दुख की। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, यानी कि पोइट यहाँ पर बता रहा है कि जब आसमान में जब बादल तैरते हैं, जब उनके अंदर पानी होता है, नमी होती है, और रात का जब समय होता है, स्टेरी स्टेरी रात का समय होता है, गहन अंधकार होता है, आसमान में जो तारे हैं वो दिखाई देते हैं घूमते हुए, यानी कि जो बादल है पानी से मंडराते हुए, चलते हुए, सितारों से भरे आसमान में घूमते हैं, तो पोइट को कैसा महसूस होता है। और उस उदासी से पूर्ण अंधेरा, यानी कि वो जो रात है वो उसको उदास किए हुए हैं, और रात के समय जब पानी से भरे हुए बादल, गहन अंधकार होता है आसमान में, तो पोइट को कैसा महसूस होता है, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और किस प्रकार से जब बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है, गहन अंधकार है, आसमान में जो तारे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, बट गहन अंधकार भी है, और जो बादल हैं वो पानी से भरे हुए हैं और मंडरा रहे हैं, जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो उस समय जो पोइट को महसूस होता है वो क्या होता है, वर्षा रूपी बूंद, यानी कि बरसात जो होती है, जो बारिश होती है, वो अपने आंसू बहाती है। क्यों बहाती है? क्योंकि आसमान में ऐसा दिखाई देता है कि कोई दुख हो, और उस दुख को दूर करने के लिए वो अपना आंसू बहा रहे हैं, यानी कि जो बादल हैं उसके अंदर पानी है और वो पानी बरसना स्टार्ट हो जाते हैं। पोइट को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अपने आंसू बहा रहा हो, और आंसू क्या है, बरसात की जो बूंदे हैं उन्हीं को यहाँ पर बताया गया है।
आगे देखिए, what a bliss to press the pillow of a cottage humor old and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो यहाँ पर जो पोइट बता रहा है कि ऐसी जब सिचुएशन होती है तो पोइट कहाँ है, एक कॉटेज चैम्बर बेड, पोइट अपने कमरे के अंदर है, अपने घर के अंदर है और बेड पर लेट रहा है। ए ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो, और अपना जो सर है वो तकिए के ऊपर उसने टिकाया हुआ है, यानी कि अपने कमरे के अंदर बेड के ऊपर तकिए के ऊपर पोइट अपना सर टेक कर लेटे हुए हैं। यानी कि पोइट इस सीन को देख रहे हैं कि किस प्रकार से आसमान में बादल मंडराए हुए हैं, तीव्र गति से दौड़ रहे हैं और कुछ समय बाद बरसात होनी स्टार्ट हो जाती है। और जब इस प्रकार की सिचुएशन होती है तो पोइट को जो सुनाई देता है पैटर, पैटर होता है टैपिंग नॉइज, यानी कि जब बरसात की जो बूंदे हैं उसकी जो साउंड है उसको पोइट सुन रहा है। और जब ये आवाज़ उसके कानों में जाती है सॉफ्ट रेन ओवरहेड, तो उसको तसल्ली देती है और उसको बहुत अच्छा लगता है। यानी कि पोइट को जब बरसात की बूंदें छत के ऊपर गिरती हैं, लकड़ी की या टीन की जो छत है उसके ऊपर जब बरसात की बूंदें गिरती हैं, पोइट अपने कमरे के अंदर है, बेड के ऊपर है और उसको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, उसको वो आवाज़ बारिश की सुनना बहुत ही मधुर लगता है, उसके कानों को वो बहुत ही सुहाती है। तो देखिए इसमें हम देख पा रहे हैं, हुमिड होता है डैम्प जो गीला होता है, ओवर होता है फ्लोट इन द एयर तैरना, और सेफेरीज होता है हेमंज या स्काई, और डार्कनेस होता है सैडनेस उदासी। और डार्कनेस को यहाँ पर्सोनिफाई किया है, यानी कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। और एलिट्रेशन भी है, पी जो साउंड है बार बार रिपीट हो रही है, लिटरेरी वॉइस है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। और इसमें हम रेम स्कीम भी देखेंगे, इस पोएम में हमें देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट स्टेंजे में जो पोइट बता रहा है कि जब वो अपने कमरे के अंदर लेटे हुए हैं तो आसमान के अंदर बदलाव देखते हैं, और बदलाव क्या होता है कि पानी से भरे हुए बादल, गहन अंधकार है, तारे हैं आसमान के अंदर, और वो अपने आगोश में ढक लेते हैं। कुछ समय बाद बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है और जो बूंदे उसके मकान की छत के ऊपर गिरती हैं, जो आवाज़ उसके कानों में सुनाई देती है, वो उसको बहुत ही आत्म विभोर करती है। आइए स्टेंजर सेकंड देखते हैं। इसमें जो टिपिकल वर्ड हैं वो है टिंकल। टिंकल है सॉफ्ट रिंगिंग साउंड, जो बरसात की जो बूंदे गिरती हैं वो जो साउंड होती है उसको ट्विंकल कहा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है इको, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और फैंसीज है इमेजिनेशंस, और वूफ क्लॉथ को दर्शाया गया है। तो देखिए एवरी ट्विंकल ऑन दी सिंगल्स हैज एन इको इन दी हार्ट and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollection wave their air thread into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। तो पोइट यहाँ पर बता रहा है कि उसकी जो छत है सिंगलेस वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ, यानी कि छत के ऊपर जो फटिया होती हैं, जो लकड़ी लगी हुई होती हैं, जो टाइल्स होती हैं, उनकी यहाँ पर बात की गई। एवरी ट्विंकल ऑन दी सिंगल्स, यानी कि छत पर लगी स्लेटों पर, छत के ऊपर जो स्लेटें लगी हुई हैं लकड़ी की, वुडन की, उन पर जो बूंदे गिर रही हैं, जो प्रत्येक बूंद गिर रही है उससे आवाज़ उत्पन्न हो रही है, और वो आवाज़ बहुत ही मधुर है, बहुत ही अच्छी लग रही है, पोइट के हृदय को छू रही है। यानी कि बरसात की जो बूंदे मकान की छत के ऊपर जो लकड़ियाँ लगी हुई हैं, जो टाइलें लगी हुई उनके ऊपर जब गिरती है तो उससे जो ध्वनि पैदा होती है वो पोइट को बहुत ही अच्छी लगती है, उसके हृदय में वो गूंज सुनाई देती है, उसके हृदय में हलचल होती है जो उसको भाव विभोर करती है। Into busy being start and a thousand recollection wave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। यानी कि पोइट यहाँ पर बता रहे हैं जब मैं छत पर, यानी कि सीन क्रिएट हो रहा है, पोइट बता रहे हैं जब मैं छत पर वर्षा की बूंदों की आवाज़ को सुनता हूँ, और आवाज़ किस प्रकार से आती है, पटर 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 की आवाज़ जब ये सुनता है तो इसके मन में हजारों कल्पनाएं
फैंसीज इमेजिनेशंस, कल्पनाएं हिलोरे मारती हैं, उमड़ती हैं, आती हैं। यानी कि जब इस प्रकार का सीन उसको दिखाई देता है या महसूस होता है या सुनाई देता है या सामने होता है, तो उसके मन में हजारों कल्पनाएं उमड़ती हैं और उसकी जो मेमोरी है वो तरोताजा हो जाती है। उसकी याददाश्त में पुरानी जो बातें हैं वो आ जाती हैं। स्मृतियाँ जो होती हैं उसको याद हो आती हैं हजारों की तादाद में, और वो अपना ताना बुनना बुनती हुई प्रतीत होती। थ्रेड्स इनटू वूफ, जिस प्रकार से धागों से हम कपड़ा बुनते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो यादें हैं, जो स्मृतियां हैं, वो तरोताजा हो जाती हैं। यानी कि पास्ट की जो घटनाएं हैं वो पोइट के माइंड में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जब बरसात की बूंदें मकान की छत के ऊपर गिरती हैं और उन टाइलों से जो साउंड पैदा होती है, वो पोइट के मन में, उसके हृदय में एक अलग ही गूंज पैदा करती हैं, जो उसको झकझोर देती हैं और उसकी जो पुरानी जो यादें हैं, जो मेमोरी है, वो तरोताजा हो जाती है जब इस प्रकार का माहौल, इस प्रकार की सिचुएशन पोइट को दिखाई देती है। तो सेकंड स्टेंजे में हमने पढ़ा कि इस प्रकार की जब घटना होती है तो पोइट की पास्ट की जो घटनाएं हैं, जो यादें हैं, वो उसके माइंड में रिकॉल हो जाती हैं। तो आइए अब देखते हैं स्टेंजा थर्ड। स्टेंजा थर्ड में बताया गया है, नव इन मेमोरी कम्स माई मदर। यानी कि उसकी जो मेमोरी है, याददाश्त में, सेकंड स्टेंजे में हमने पढ़ा किस प्रकार से पोइट की जो मेमोरी है वो इस घटना से तरोताजा होती है। तो नव इज मेमोरी कम्स माई मदर, अब उसकी जो याद है उसमें उसकी माँ स्मरण होता है, उसकी माँ की याद उसको आती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, अगोन होता है पास्ट, बीत गया, जा चुका है। एज सी यूज इन ईयर्स अगोन, यानी कि उसकी जो मदर है वो जा चुकी है, मर चुकी है, लेकिन पोइट बता रहा है जब वो जिंदा थी तो किस प्रकार से वो उनके साथ बर्ताव करती थी, पेश आती थी, अपने बच्चों के साथ उनका व्यवहार कैसा था। यहाँ पर पोइट इस बात को दर्शाना चाहते हैं। टू रिगॉर्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ईयर्स सी लेफ्ट देम टिल द dawn, oh I feel here found, look on me as I list to this refrain which is played upon the singles by the patter of the rain। देखिए लिस्ट जो वर्ड है वो लिसन के लिए यहाँ पर यूज होगा, अगोन है पास्ट, और रिफ्रेन द नॉइज ऑफ द रेन। रिफ्रेन यहाँ पर जो यूज हुआ है वर्ड, वो जो साउंड है, जो नॉइज है रेन की, उसके लिए यहाँ पर यूज हुआ है। तो पोइट यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि अब मुझे अपनी याद में, अपनी स्मृति में अपनी माँ की याद आती है। उसकी माँ का उसको स्मरण होता है, पोइट को उसकी माँ जो है उसको याद आती है। क्यों ये याद आती है? क्योंकि उसके सामने जो सीन क्रिएट हो रहा है, जो घटना घटित हो रही है, वो उसकी माँ जब जिंदा थी, जब वो बच्चे थे, तो उस समय वो घटना घटित होती थी। इसलिए ये सीन जब उनके सामने क्रिएट हुआ तो उन्होंने इस पोएम को लिखा है। तो आइए देखते हैं आगे पोइट क्या बताते हैं। जैसे कि बीते हुए समय में जब वह जीवित थी, कहने का तात्पर्य है यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको कि उसकी जो मदर जिंदा थी तो वो कैसे उनके साथ बर्ताव करती थी। टू रिगॉर्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, अपने प्यारे बच्चों के लिए जिन प्यारी स्मृतियों को वह छोड़कर गई थी। ईयर सी लेफ्ट देम टिल द dawn, यानी कि वो अपने बच्चों से अथा लगाव रखती थी। जब उनके जो बच्चे हैं, यानी कि जो पोइट हैं, वो उनसे वो बहुत अच्छा बर्ताव करती थी, प्यार करती थी। डार्लिंग, प्रिय, यानी कि बहुत गहरा ये वर्ड है जो यहाँ पर पोइट ने दर्शाया कि उनकी जो मदर है उनको किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करती थी। जब वो लेट रहे होते थे, सपन देख रहे होते थे, सो रहे होते, और बरसात का जब मौसम होता था, उनकी माताजी उनको किसी प्रकार से परेशान नहीं करती थी। और जब मैं अपनी छत की स्लेटों पर वर्षा की बूंदों को, पटर पटर की आवाज़ को सुनता हूँ तो मैं आनंदित महसूस करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। यानी कि वो ही सीन, यानी कि ये बता रहे हैं पोइट कि जब वो अपने घर पर होते थे और इस प्रकार का सीन जो अब वो देख रहे हैं अपने हॉस्टल के रूम से, जब बरसात की जो बूंदें वो गिर रही हैं और उसकी जो साउंड है वो पैदा हो रही है, उसके हार्ट को छू रही है। तब इस प्रकार से घटनाएं उनके बचपन में घटित होती थी, उनकी लाइफ में घटित होती थी। जब उनकी मदर जिंदा थी तो वो उनको परेशान नहीं करती थी, उनको उठाती नहीं थी। वो सपन देख रहे होते थे, वो लेट रहे होते थे, और उनकी जो माताजी हैं
वो उनको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करती थी। तो उनको बड़ा अच्छा लगता था जब इस प्रकार का एटमॉस्फेयर होता है। तो सभी व्यक्तियों को इस प्रकार से सोना अच्छा लगता है कि वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकते और उस आनंदमयी क्षण का वो आनंद उठाते हैं। तो पोइट ने यहाँ पर बताया है कि अब दोबारा से जब वो इस सीन को देखता है तो उसकी जो पुरानी जो यादें हैं वो तरोताज़ा हो जाती हैं। और जब इस प्रकार का वो माहौल देखता है तो उसको बड़ी खुशी महसूस होती है और वो अपने आप को आनंदित महसूस करता है। तो इस पोएम में पोइट अपनी मेमोरी को तरोताज़ा करता है और बताता है कि इस पोएम में किस प्रकार से पोइट ने महसूस किया कि उसकी जो माताजी हैं वो उनसे कितना अथाह प्रेम करती थी। और ये सीन जब उसके सामने आता है तो उसकी माताजी की याद उनको आ जाती है। तो ये बातें इस पोएम में हमने जानी, पढ़ी, समझी। अब देखते हैं इसके लिटरेरी डिवोइस। पहले भी मैंने चर्चा की फर्स्ट स्टेंजे के अंदर। देखिए, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन के बारे में हम बार बार जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। एलिट्रेशन वो होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होती है। तो ये हम जान चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेंजा फर्स्ट लाइन में है जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन है। नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन की मैंने बात की। यहाँ पर एक वर्ड आया है डार्कनेस। डार्कनेस हमने पढ़ा, तो ये पर्सोनिफाई किया गया है। यानी कि जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, वो किस प्रकार से दिखाई दिया गया है। जब कोई पावर एडजेक्टिव यूज की जाती है ह्यूमन बींग्स के लिए तो वो डार्कनेस के लिए यहाँ पर यूज हुई है, पर्सोनिफाई किया गया है। और इसको दर्शाया गया है जिस प्रकार से एक्टिविटीज ह्यूमन बींग्स करते हैं उसी प्रकार की सिचुएशन यहाँ पर इसके माध्यम से दर्शाएगी, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी है। नेक्स्ट है ओनिमिटोफिलिया। इसका जो मतलब होता है साउंड वर्ड्स, यानी कि इस प्रकार की साउंड वर्ड्स जो हमें एक अलग ही एहसास करवाते हैं। जैसे पैटर, पट पट की आवाज़, यानी कि जब बूंदें गिरती हैं लकड़ी की फट्टियों पर, जो लकड़ी लगी हुई होती है, जो टाइलें लगी हुई होती है मकान की छत पर, तो वो जो साउंड होती है उसके लिए ओनोमेटोफिलिया बोला जाता है। ओनोमेटोपोलिया, EIA। नेक्स्ट राइमिंग स्कीम इस पोएम में रहेगी, आप करेंगे, पीछे की पोएम में हमने किया है। मैं बता देता हूँ क्या है राइम। ABCBDEFE, ये इसकी राइमिंग स्कीम रहेगी। फिर लिटरेरी डिवोइस हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, किस प्रकार से लिटरेरी डिवोइस, पोइटिक डिवोइस का यहाँ पर यूज हुआ है। तो आइए अब इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आप लगा के देखेंगे, समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये कितने महत्वपूर्ण हैं और इनमें से हम कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप खुद लगा के देखेंगे, फिर इसका जो आंसर है वो मैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो पोएम है आपको कितने अच्छे से समझ में आई है। तो उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको अच्छे समझ में आई होगी। और कोई क्वेरीज, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और डेली का काम डेली करें, सेल्फ स्टडी करने का प्रयास करें। समय रहते कार्यों को अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज, डियर स्टूडेंट, हम मदर जो लैंग्वेज है उससे जब आगे बढ़ते हैं तो डिफ़िकल्टी आती है, बट उस डिफ़िकल्टी को हम चैलेंज मानेंगे तो हम इजीली स्टेप बाय स्टेप उसको कवर कर लेंगे। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज ग्लोबल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इंटरनेशनल प्लेयर बनना है तो इंटरनेशनल स्तर की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसी लाइन के साथ मैं अपनी इस आज की जो पोएम है उसको हम फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।